नमस्कार। हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौन व्रत की, साधना की, उस मौन व्रत की जिस पर चीख पुकार मची हुई है, जिस पे हंगामा हो गया है विपक्ष। उनके इस मौन व्रत और मेडिटेशन, ध्यान, साधना को लेकर काफ़ी हमलावर है। दरअसल इस चुनाव का, जो कि काफ़ी हंगामा खेज रहा, अब इसका अंतिम चरण है। आज जो चुनाव प्रचार की सीमा है वो आज शाम समाप्त हो चुकी है, हो जाएगी, और प्रधानमंत्री अब तक कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक प्रधानमंत्री जी का ध्यान, उनकी साधना, उनका मौन व्रत शुरू हो चुका होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, विपक्ष की जो प्रमुख आपत्ति है, कांग्रेस की, टीएमसी की, जो तमिलनाडु में आईडीएमके है उनकी सरकार की, और दूसरे विपक्षी दलों की, ये प्रमुख आपत्ति है कि ये प्रधानमंत्री का कैंपेन का जो समय है, जिसके बाद 48 घंटे की साइलेंस यानी 48 घंटे का एक विराम होता है मतदान से पहले, अंतिम चरण का मतदान है ये, और खुद इस चरण में प्रधानमंत्री स्वयं उम्मीदवार भी हैं। तो विपक्ष का कहना है कि ये अनूठा तरीका है प्रधानमंत्री का, जो कि मार्केटिंग के गुरु माने जाते हैं, चर्चाओं में बने रहने का, खबरों में बने रहने का, और कैंपेन को इनडायरेक्टली मैनिपुलेट करने का, इन्फ्लुएंस करने का। क्योंकि जब 2019 में प्रधानमंत्री जी गए थे तो वो केदारनाथ की गुफा में गए थे, वहाँ भी इसी तरह का उन्होंने ध्यान रचा था, और उसका बहुत सारे टीवी चैनलों पे लाइव टेलीकास्ट हुआ था, उस पर उसकी पूरी चर्चा हुई थी। क्योंकि जब प्रधानमंत्री कोई ऐसी गतिविधि करते हैं, ऐसी अनयूजुअल जब कोई गतिविधि करते हैं, अब तो खैर उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो वो इतने सुनियोजित तरीके से, इतने ऑर्गेनाइज तरीके से आयोजित किया हुआ इवेंट होता है कि वो ध्यान कम और जो सीधा डायरेक्ट प्रचार है उससे भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। अभी आपको मालूम ही है कि उन्होंने, उनके मुंह से निकली हुई, मोदी जी के मुंह से निकली हुई हर एक बात खबर बन जाती है। प्रधानमंत्री है, जाहिर बात है, लेकिन केवल इसी कारण नहीं, उनका जो अंदाज है, उनकी जो एनोलॉजी होती है, उनकी जो सिमिलीज होती हैं, उनकी जो उपमाएं होती हैं, उनके जो शब्द होते हैं, उनके जो प्रहार होते हैं, इवन उनकी जो संप्रेषण के उपमा, उपमान, जो भी वो इस्तेमाल करते हैं, मुहावरे या जो उदाहरण, वो ऐसे होते हैं कि एक पूरे बहस को, एक पूरे विचार विमर्श को, एक पूरे द्वंद्व को आकर्षित कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं, और एक नैरेटिव ही अलग खड़ा हो जाता है। तो इसी बात को लेकर, चूंकि इस बार 7 चरणों का चुनाव था, कांग्रेस आई ने इस बात को लगातार, और दूसरे विपक्षी दलों ने उठाया कि चुनाव आयोग ने, मतलब ये तक लोगों का इल्जाम था कि ये 7 चरणों का चुनाव, जो भयंकर गर्मी के बीच, जिसके कई तरह के दुष्परिणाम हम लोग देख रहे हैं, खबरों में आप सुन ही चुके होंगे, तो वो कह रहे हैं कि ये किया इसलिए गया था कि जिससे प्रधानमंत्री जी को पूरा पर्याप्त समय मिले, ताकि एक फेज के बाद वो दूसरे फेज के लिए प्रचार कर सकें। और जो बीच में, जिस पर भी अभी डिबेट चल रही है, अब चुनाव आयोग के या उससे जुड़े हुए लोग कहते हैं कि साहब ये चूंकि चरणबद्ध चुनाव है, इसलिए वो जो एक समय सीमा होती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, कि जिस दिन मतदान है उससे 48 घंटे पहले किसी को किसी तरह के कैंपेन, पोस्टर, प्रचार की इजाज़त नहीं होती है, साइलेंस पीरियड उसको बोलते हैं। अब इसको सरकमवेंट करने का इन्होंने बहुत बढ़िया तरीका निकाला कि आप टीवी चैनलों पे समय ले लीजिए, तमाम सब जगह आप जो भी करेंगे, तो जैसे इंटरव्यू की इतनी झड़ी उन्होंने चरणबद्ध तरीके से दी। इधर खत्म हुआ फेज का, एक फेज का, वो फट से दूसरे राज्य पहुंचे, दूसरी जगह पहुंचे, लोकेशन पहुंचे, और वहां उन्होंने टीवी चैनल्स के साथ बातचीत शुरू कर दी, इंटरव्यूज दिए, उनको उन्होंने समय दिया। और वहां ऑफकोर्स अब वो जो बात कर रहे हैं, चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं, तो राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करेंगे, उनसे तो बात होगी ही होगी, तो उसको पूरा जो मीडिया स्पेस है उसमें जगह मिलती है। तो प्रचार तो आजकल सारा सोशल मीडिया पे हो रहा है। अब ये कन्वेंशनल तो रह नहीं गया कि मुनादी वाला और रिक्शा के ऊपर चीज़ें होती थी, जैसे पुराने टाइम में होती थी लाउड स्पीकर से, और बाकी आज की तारीख में तो सारा दिमागों पर नियंत्रण का खेल है। आज तो इन्फ्लुएंस करने की बात है, सारा इन्फ्लुएंसर वाले मॉडल पे आप पहुंच चुके हैं, और उसमें आप देख ही रहे हैं। इसीलिए आज जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सारे ही दलों के बिल्कुल प्राथमिकता सूची में है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या फिर दूसरे दल हो। और यही वजह है कि आज ध्रुव राठी जैसे जो यूट्यूबर्स हैं, वो अकेले एक यूट्यूबर, जो कि हिंदुस्तान में भी नहीं रहते हैं, लेकिन इस चुनाव में नैरेटिव को, प्रोपेगेंडा को
काउंटर करने के लिए या इन्फ्लुएंस करने के लिए कितने महत्वपूर्ण हो गए। एक एक ट्वीट पे, एक एक वीडियो पे, एक एक उस पर आप देख रहे हैं कि किस तरह का हंगामा होता है, किस तरह की चर्चा होती है। तो इससे तो इनकार किया ही नहीं जा सकता कि ये स्वाभाविक रूप से स्पष्ट है कि भाई ये एक जरिया तो बनता ही है। तो इसी बात की शिकायत अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को दिया है। उन्होंने ये कहा इलेक्शन कमीशन से कि भाई या तो प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह किया जाए कि उन्हें 48 घंटे बाद, यानी कि जो आज 30 तारीख की शाम की जगह वो शनिवार शाम जब मतदान अंतिम दौर का हो चुका होगा, चूंकि खुद प्रधानमंत्री उसमें उम्मीदवार है। बनारस में वोट पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें हैं, बिहार की कुछ सीटें हैं, झारखंड की सीटें हैं, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है। 55 के करीब सीटें हैं जिनका अंतिम फेज में, और महत्वपूर्ण सीटें हैं सारी। ये खुद प्रधानमंत्री जी इस दौर में है, इस अंतिम दौर के उसमें बनारस के लिए वोट पड़ेंगे। तो अब आपके सामने है ये बहस, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, जो अभिषेक मनु सिंघवी ने मांग की, कांग्रेस ने मांग की चुनाव आयोग से कि या तो उन पर, प्रधानमंत्री जी पर, ये मोदी जी पर ये कहा जाए कि वो 48 घंटे बाद से अपना मौन व्रत ध्यान साधना शुरू कर ले। और अगर वो नहीं करते हैं, चूंकि अब तो प्रधानमंत्री तो पहुंच ही चुके हैं, तो इसका मतलब उसमें तो कोई बदलाव होने की संभावना है ही नहीं। अब तो वीडियो आने तक तो उनका ध्यान शुरू हो चुका होगा, उनको शाम से शुरू करना था। तो उनका कहना था कि फिर लाइव टेलीकास्ट या टेलीविजन पे उसका जो है प्रसारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करता है वोटर को। लगता तो नहीं है कि चुनाव आयोग इसमें कोई दखल देने की जुर्रत कर पाएगा। चुनाव आयोग ने अभी तक तो ऐसा कोई स्वतंत्र अपना वो दिखाया नहीं है। अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने सुना हो कि पूरे जो आरोप चुनाव आयोग पर इस दौरान लगते रहे, जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर, जिसके बारे में न्यायविद, कानून के जानकार, पूर्व चुनाव आयुक्त, सारे ऐसे लोग जो इलेक्शन प्रोसेस को, इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझते जानते हैं, उन सब ने एक सुर से ये बात कही थी। लेकिन चुनाव आयोग ने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया। इक्का दुक्का जो कार्रवाई की भी, तो वो एक बड़े नए अंदाज में, और वो साफ साफ उसका रुझान नजर आता है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तो ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बाद में एंडोर्स किया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला कि भाई कहाँ है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता तो एक बहुत बड़े सवालिया निशान के घेरे में है ही। कल हालांकि चुनाव आयोग जो है, राजीव कुमार जी, उन्होंने रेडियो पॉडकास्ट के जरिए थोड़ी सी सफाई इस पर देने की कोशिश की, जिसमें उनको ताकत मिली सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट से, जिस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के अपने डिसीजन में जस्टिस दीपांकर दत्ता की जो बेंच थी बाद में अभी वैकेशन के दौरान, और उससे पहले संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने जब 26 अप्रैल को अपना निर्णय दिया था कि भाई इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज़ जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, प्रक्रिया वैसे ही होगी। उसके बाद जब ये मांग उठी थी कि इसमें चेंज होना चाहिए, तो भी उसको खारिज कर दिया गया। तो अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला है, उसने न केवल प्रधानमंत्री अमित शाह जी, अनुराग ठाकुर जी, योगी आदित्यनाथ जी, हेमंत बिस्वा शर्मा और जो प्रमुख कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके बयानों का, उनके ऐसे आरोपों का, बयानों का चुनाव प्रचार के दौरान ट्विटर से, यूट्यूब से, दूसरे माध्यमों से जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर उपलब्ध है, जो ट्वीट की गई है, उन सब का उन्होंने उल्लेख किया कि किस तरह से ये विभाजनकारी है, किस तरह से ये चरित्र हनन की कोशिश है, किस तरह से ये व्यक्तिगत आक्षेप हैं, समुदायों को भड़काने वाले, उकसाने वाले, धर्म का हवाला लेते हुए, धर्म का जिक्र करते हुए। तो ये तो सबके सामने है, और इसमें कुछ बयान तो वास्तव में ऐसे हैं जो निंदनीय हैं, बिलो द बेल्ट हैं, उनकी कोई किसी तरह का उनके जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। आज पंजाब में चुनाव प्रचार के अंतिम रैली को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह की बातें कही, उनको भी गुड टेस्ट में तो नहीं कहा जा सकता। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो नॉर्मली कभी आपने उनको देखा नहीं होगा किसी तरह के राजनीतिक बयान देते हुए, उनका भी आज एक बयान जारी हुआ। वो तो खैर स्पष्ट बात है, अब भाई कांग्रेस के लिए तो महत्वपूर्ण है, और पंजाब में चूंकि सिखों का पूरा बोलबाला है, आप समझते हैं इस बात को, तो मनमोहन सिंह जी का वहाँ बोलना स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस के लिए जरूरी था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो बयान मनमोहन सिंह जी ने जारी किया है, उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर उनके बयानों को उन्होंने कहा है कि अब तक के इतिहास में ये किसी प्रधानमंत्री द्वारा सबसे निकृष्ट स्तर का, सबसे घटिया स्तर का भाषण था, चुनावी आचरण था, जिसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को उन्होंने बिल्कुल नीचे ला दिया है, और मतलब अगर उसके भाव को बताया जाए तो उन्होंने मूल रूप से कहा है कि बिल्कुल सड़क छाप कर दिया है। तो ये मनमोहन सिंह जी ने कहा है। उन्होंने ये भी
अपने बयान में कहा, उनका जो बयान जारी किया गया 2 पन्ने का, उसमें मनमोहन सिंह जी ने ये भी आपत्ति दर्ज की कि उनका नाम लेकर, चूँकि उनका ज़िक्र लेकर ये बात हुई कि मुसलमानों को बाँट दिया जाएगा, उन्होंने उसका भी खंडन किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है अगर इसको समझा जाए, लेकिन आजकल मुश्किल ये हो गई है कि अब हम एक ऐसे दौर में इस समाज में हैं, जहाँ जब तक ऑन द फेस, जब तक पूरी बात भारी भरकम तरीके से, पूरे आक्रामक तरीके से ना कही जाए, सभ्यता से, शिष्टाचार के तरीके से कोई बयान लिखित में जारी किया गया हो, तो उसका महत्व कहाँ आज की तारीख में कोई मानता है? उसकी उसकी उपयोगिता को, उसके प्रभाव को कहाँ मानता है? अनलेस कि वो सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर ना हो, अनलेस कि वो किसी ऐसी एजेंसी की सम्मन या ऐसी रिपोर्ट ना हो। बयान इस तरह की निंदा वाली उसको कोई नहीं मानता। हाँ, मनमोहन जी चूँकि वयोवृद्ध हैं, 91 ईयर्स की उनकी उम्र है, बीच में जब एक राज्यसभा वाले मामले में वो गए थे तो व्हील चेयर पे गए थे, तो इस समय वो पब्लिक अपीयरेंस में नहीं है उम्र की वजह से। तो वैसे ही इस बयान को लेकर के कोई ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को शर्म आएगी या उनके आचरण में कोई बदलाव आएगा, इसकी तो उम्मीद छोड़ ही दीजिए, क्योंकि लगातार मोदी जी ने जो इस बीच सिलसिलेवार भाषण दिए हैं, तो उनसे ये स्पष्ट होता है कि उनकी जो रुचि है, उनका जो पूरा बिल्ट है, मेंटल बिल्ट है, जिस पर भी बहुत सारी टिप्पणियां लोग कर रहे हैं, वो मार्केटिंग का, आक्रामकता के साथ आगे बढ़ के बात करने का रहा है। और वो स्पष्ट है लगातार। वो तो गांधी जी को लेकर के ही उनके बयान को आप देख लीजिए कि महात्मा गांधी के बारे में उन्होंने जो बात कही कि पहले गांधी फिल्म आने से पहले कौन महात्मा गांधी को जानता था। अब इस पर पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री के इस बयान पर महात्मा गांधी जी को लेकर या तो लोग हंस रहे हैं, या लोग फिर अब चूंकि एक्चुअली ऐसा हो गया ना कि आपने कीचड़ में बहुत बड़ा पत्थर फेंक दिया, अब छींटे उड़े, अब इसका जवाब आप कैसे देंगे? या तो आप मड स्लिंगिंग में आप घुस जाइए, उसी तरह के अंदाज में, भाषा में बयान दीजिए। अगर आप शिष्टाचार से, बौद्धिक तरीके से तर्क दे के बात करेंगे तो वो नहीं आज की तारीख में स्वीकार्य है, क्योंकि अजीब हुड़दंग का पूरा वो बन गया है एक ऐसा, और सब उसमें कूद पड़े हैं। नैरेटिव ही पूरा ऐसा हो गया है कि अब मतलब पत्रकारों की तो वैसी ही दुर्गति थी, जबकि मीडिया आज भी, मीडिया का स्वरूप बदल गया है, ठीक है, उसमें नियंत्रण है, लेकिन मीडिया आज भी हस्तक्षेप करता है। ये मीडिया ही है, उसका स्वरूप अलग हो गया है, उसकी ऑनरशिप अलग हो गई है। इंडिविजुअल तौर पे, स्वतंत्र आवाज़ों के तौर पे, यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, जो भी माध्यम है जो स्वतंत्र हैं, वो आज भी चेतना को जगाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। मुझे फिर ध्रुव राठी का नाम लेना पड़ेगा, जो दरअसल देखा जाए तो पेशेवर, प्रोफेशनल पत्रकार नहीं है। उनकी आजीविका 24 घंटे पत्रकारिता के उस कर्म से नहीं चलती है, लेकिन फिर भी वो जो काम कर रहे हैं वो आज के दौर में जो जिसको श्रमजीवी पत्रकार की है, बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, नई पीढ़ी के श्रमजीवी पत्रकार क्या वो चीज़ होती है। तो जिन पत्रकारों की आजीविका सिर्फ पत्रकारीय कर्म पर पूरी तरह से आधारित है, उन्हें श्रमजीवी पत्रकार कहते हैं। तो ध्रुव राठी उस श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उनका दखल, उन्होंने अपनी क्षमता का, अपनी पहुंच का, अपने एक, उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, और उस वर्क का उन्होंने जो इस्तेमाल किया, सही तथ्यपरक चीज़ों को सामने रखने के लिए किया, और उसके चलते वो भारतीय जनता पार्टी उस पूरी सोच के निशाने पे आ गए। लेकिन आप देखिए कि एक व्यक्ति ने स्थापित चैनल्स जो तथाकथित टीआरपी और पहुंच का दावा करते हैं, 24 घंटे आपके साथ सामने मौजूद रहते थे, और उनके लिए किस तरह की चीज़ें बन गई हैं। चमचा चमची, मतलब चाटुकारिता तो खैर, चापलूसी, चाटुकारिता, ये तो जिस दिन से पत्रकारिता का सृजन हुआ है उस दिन से ये तत्व विद्यमान रहा है। और शब्द खाली पत्रकारिता क्यों, किसी भी प्रोफेशन में होता है। तो बात मोदी जी के ध्यान, साधना और मौन की हो रही थी। तो उनका मौन भी अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन देखिए कितना उसका प्रभाव है, कितना वो मुखर हो गया है कि उनका मौन भी चीख रहा है, या दूसरे लोगों को उस पर चिल्लाने के लिए, रोष व्यक्त करने के लिए उसने मजबूर कर दिया है। क्योंकि पूरा खेल नैरेटिव का है। ये जो नैरेटिव शब्द इजाद हुआ है ना इन 10 सालों में, ये जो पूरा मार्केटिंग का, पूरा इन्फ्लुएंस करने का, और इन्फ्लुएंस करने के लिए जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया जाने अनजाने में, वो उनकी पूरी उस सोच को, जिससे वो बेहद प्रभावित है। उन्होंने बताया कि मैं पूरे दुनिया भर में घूमा, कुछ इंटरव्यू में उन्होंने बोला,
और सारे पत्रकार ऐसे, ये मुद्रा थी उनकी। क्या करें, एक तो पीढ़ीगत अंतर है, दूसरा क्योंकि जो भी पत्रकार प्रधानमंत्री जी ने चुने उनमें मुझे नहीं याद, और अगर याद हो तो कृपया आप बताइएगा, एक भी पत्रकार मुझे नहीं लगता उसमें 50 की उम्र के ऊपर का था वरिष्ठ, एक भी वरिष्ठ पत्रकार नहीं था, सब अपेक्षाकृत युवा थे। तो आधे पत्रकार तो जो, मतलब उम्र का खैर बौद्धिक क्षमताओं से कोई लेना देना नहीं है, कम उम्र का होके भी आपकी बौद्धिक प्रखरता क्षमता हो सकती है, आपकी समझ हो सकती है, लेकिन बहुत बार जिन घटनाओं को आपने, जिनके आप साक्षी रहे हो, तो देश में ऐसे बहुत दिग्गज पत्रकार हैं, उनमें से बहुतों का नाम लिया जा सकता है, लेकिन वो एक भी पत्रकार ऐसा नहीं था जो प्रधानमंत्री जी से आंख में आंख डाल के ये कह सकता हो कि भाई मैं तो उस रैली में था, या मैं उस समय मौजूद था, मैं इमरजेंसी के टाइम था, या मैं आपकी रथ यात्रा के समय मौजूद था, या और दूसरे संदर्भ। तो वो सारे वहाँ भक्त के भाव से थे, जैसे आप प्रवचन सुनते हैं, जैसे आप बिल्कुल सम्मोहित हो जाते हैं, या फिर आप डरे हुए होते हैं, आप कॉन्शियस होते हैं कि भाई इसका प्रतिकार नहीं करना है। पत्रकारिता से में ये अपेक्षा की जाती है कि यदि तथ्य आपके सामने सही पेश ना किए जा रहे हों तो आप उनका प्रतिकार करें, क्योंकि आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जनता का, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने दर्शकों का, अपने पाठकों का, उस पूरे वर्ग का जिसके सामने आपकी भूमिका होती है। आप उस वर्ग के प्रतिनिधि हैं, वो उसका जो यकीन आप में है, वो आपको ये ताकत, वो आपको ये अधिकार, ये नैतिक अधिकार आपको देता है कि आप सामने वाले से पूछें, उनकी बातों को आप क्वेश्चन कर सकें। अब उसके तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि वो बहुत आक्रामक तरीके से पूछा जाए, चढ़ बढ़ के पूछा जाए, जैसा इन दिनों हो गया है। आक्रामकता जो है वो हावी हो गई है बजाय कथ्य के। कथ्य महत्वपूर्ण हो, कंटेंट महत्वपूर्ण हो, आपके पास सही रिसर्च हो तो पूछा जा सकता है। अब ये जो बहुत ही एक ऐसी बात के 82 में गांधी फिल्म आई, मैंने भी देखी थी, मैं भी टीन एज में था, और ये बात सच है कि मेरी जनरेशन को, जिसने गांधी जी को साक्षात नहीं देखा, उसे बेन किंग्सले आज तक गांधी के रूप में इमेजिनेशन में आते हैं, क्योंकि उस फिल्म का प्रभाव इतना था, इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। एक तो मैं किशोर वय में था और मेरी उम्र के जितने भी लोग हैं वो किशोर वय में थे उस वक्त, तो जाहिर बात है कि आपके दिमाग में उसका इम्प्रिंट रहता है। लेकिन ये कहना कि उस फिल्म से ही गांधी जी दुनिया में पहुंचे, ये शायद कहीं से भी इसको न्याय संगत, तर्क संगत, युक्ति संगत या किसी तरह से भी इसको समझदारी वाला बयान नहीं कहा जा सकता, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये हास्यास्पद है, और ये वैसी ही कोशिश है अधकचरे ज्ञान वाली कि जिससे फिर हम अगली पीढ़ी को एक अधकचरा ज्ञान परोस रहे हैं। ये तो कहीं से भी नहीं। अब इसमें जो लोग रिसर्च करते हैं, इतिहासकार हैं, जो गांधीयन स्टडीज़ पे जिन्होंने पीएचडी की है, और लोग, उन्होंने बता दिया निकाल करके कि भाई खुद प्रधानमंत्री जी की ही मन की बात की स्पीच सामने आ गई। डिजिटल युग में ये बहुत आसानी है, ये वैसा तो है नहीं कि अब आप जाके लाइब्रेरी में ढूंढेंगे, आजकल तो डिजिटल उस पर जमाना है और लोगों उनके डोमेन हो गए हैं, लोग फैक्ट चेक करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो निकाल के दिखला दिया उन्होंने कि खुद प्रधानमंत्री जी ही ये कह चुके हैं कि कितना प्रभाव मार्टिन लूथर किंग को और नेल्सन मंडेला पर उन्होंने स्वीकार किया, इन दोनों महान नेताओं ने, कि गांधी जी से वो कितने इन्फ्लुएंस हुए। तो उनका जो अधकचरा ज्ञान था, उनका मंतव्य सही रहा होगा। फिल्म का प्रभाव होता है, इसमें कोई शक नहीं है, फिल्म एक बहुत सशक्त प्रभावी माध्यम है, और शायद इसीलिए कश्मीर फाइल, ताशकंद फाइल, केरला स्टोरी और अब बस्तर और बहुत सारी फिल्में इस बीच में, जिनमें इंदिरा गांधी जी का एक डिस्टॉर्टेड, या निर्देशक या लेखक की जो भी वो सोच रही, लेकिन वो एक खास तरह के चिंतन को, एक खास तरह की आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करने का काम कर रहे थे। वो फिल्में आई हैं इस बीच में, और शायद यही कारण है कि मोदी जी पर भी कई फिल्में आई। हालांकि एक भी फिल्म ऐसी नहीं है जो मोदी जी को मोदी जी के रूप में कहीं स्थापित करती हो, रेखांकित करती हो, एक भी नहीं है, ना अभिनय के स्तर पे, ना प्रोडक्शन वैल्यू के स्तर पे, एक भी नहीं। तो ये भी बात इसमें समझने की है। तो इस पूरी जो ध्यान योग की बात है, जिसमें ममता बनर्जी की जो आपत्ति है, वो कुछ हद तक तो जायज है ना। आप बताइए, आप कितना सहमत है इस बात से कि भाई अगर आप मेडिटेशन करने जा रहे हैं, अगर आप मौन व्रत रख रहे हैं, तो क्या वो कैमरों की लाइट में, प्रचार माध्यमों के बीच में होना आवश्यक है? ये तो एक व्यक्तिगत क्रिया है ना, या ये भी प्रधानमंत्री के स्तर पे एक राजकीय इवेंट है? शायद उन्होंने से इसे भी स्टेट का इवेंट बना दिया है। इवेंटिफाइकेशन जो हुआ ना, प्रभाकर परकाला है, निर्मला सीतारमन जी के पति हैं, और केवल उनकी ये पहचान नहीं है, वो एक अच्छे लेखक हैं, एक अच्छे पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं,
एक बौद्धिक स्तर के व्यक्ति हैं जो कम्युनिकेशन को समझते हैं, 3-3 मुख्यमंत्री के साथ रहे हैं, एक बड़े राजनीतिक घराने से आते हैं, उनके माताजी पिताजी दोनों एमएलए रहे। उनका उल्लेख करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो लगातार उनकी किताब में भी और हर मंच से उन्होंने इस बात को डिकोड किया, बताया कि मोदी जी के टाइम पर हर चीज़ का इवेंटिफिकेशन हुआ है। और ये बात अगर आप ध्यान दें तो एल के अडवाणी जी जब उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, हमारे देश में रथ यात्रा का, पद यात्रा का एक बड़ा लंबा इतिहास है। बहुत सारे जो परिवर्तन हुए, बहुत सारे जो पॉलिटिकल रिफॉर्म हुए या मूवमेंट हुए, उसमें पद यात्रा, रथ यात्रा मतलब इवेंट रहे हैं, क्योंकि आप कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, आप लोगों से जुड़ते हैं, लोगों की बात समझते हैं। राहुल गांधी जी की भी न्याय यात्रा रही, तो मोदी जी उसके आयोजक थे। और ये बात निसंकोच कही जा सकती है कि मोदी जी की जो पूरी संगठनात्मक या उनकी जो नेतृत्व की एक बड़ी या उनकी स्किल है, उसमें संगठन क्षमता में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट बहुत माइन्यूट लेवल तक वो उनकी बहुत बढ़िया, और उनको अच्छा लगता है जब वो बताएं, जब वो चीज़ों को अपने ज्ञान को या अपने विजन को लोगों से शेयर करें, तो वो एक तरफा उसमें यकीन रखते हैं, मतलब वन साइडेड कम्युनिकेशन है उनका हर मौके पर। आप यूट्यूबर्स वाले भी उन पे देखिए कि यूट्यूबर से भी जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने लगभग, अब उनकी टीम है ऐसी कि वो उनको डेटा देती है, तो या तो प्रधानमंत्री जी को जो डेटा गांधी जी के बारे में दिया गया उन्होंने उसको एज इट इज बता दिया, या फिर ये है कि इन दिनों बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, जो उनके बारे में कहा जाता है कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, चूंकि इन दिनों वो स्वतःस्फूर्त बातचीत कर रहे हैं। और ये भी एक डिबेट बनी मीडिया में कि भाई जो इंटरव्यू दिए जाते हैं उनका सेट, उनकी पूरी तैयारी, एडिटेड वर्जन कुछ चैनलों को दिया, हालांकि कुछ दूसरे चैनलों ने बाद में इसका खंडन भी किया। लेकिन जो बातचीत की क्वालिटी, कन्वर्सेशन की, उसे आप इंटरव्यू कहिए या वार्तालाप कहिए, वो इस तरह की थी नहीं जो स्थापित मापदंडों पर या जिसको स्वीकार्य कहा जाए वो उस पर खरी उतरती हो। मतलब एक स्टेट्समैन को लेकर के, एक वर्ल्ड के सबसे बड़े लोकतंत्र के स्वघोषित विश्व गुरु, या भाई ये तो मानना ही पड़ेगा ना कि उनको कितने बड़े पैमाने पे लोगों ने यकीन दिया, मतदान दिया, उनके नेतृत्व में अपनी राय, अपनी आस्था, निष्ठा व्यक्त की, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अपोजिशन बिल्कुल रिड्यूस हो गया, एक कोने में रह गया। उसके बाद अब आज अगर चुनाव प्रचार में ये 10 साल की उपलब्धियों की जगह और आगे के विजन की जगह हम मछली, मटन, पाकिस्तान, मुसलमान, मंगलसूत्र, मुजरा, ठीक है, और अब लेटेस्ट उन्होंने जो बोला पंजाब में कि मैं 7 पुश्तों की वो खोल दूंगा। पत्रकारों से भी बात करते समय उन्होंने जो कहा कि भाई आप अपने मालिक अगर आपके इजाज़त देते हो तो आप उनसे जाके पूछिए, जो कूड़ा करकट, मतलब जो विपक्ष के आरोप थे उसको लेकर उन्होंने कहा। अदालत की भी चीज़ों पे वो अपनी बात छिपा नहीं पाए। एक मायने में ये ठीक भी है कि कम से कम सीधे सीधे पता चल जाता है कि उनके दिमाग में क्या है। ये भी एक तरह से लोकतंत्र के लिए ठीक है कि आप उस पर रिएक्ट कर पाते हैं, आप उसको समझ पाते हैं। अगर आदमी बोले ना और अपना लगा रहे अपने काम में तो थोड़ा मुश्किल होती है। जब आदमी बोलता है तो उसे समझने में थोड़ी आसानी होती है। प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा में जो कहा, मतलब ये थोड़ी सी बिलो द बेल्ट वाली कहानी समझ नहीं आती। ये किस तरह का वो है कि नवीन पटनायक जी को लेकर के उन्होंने कमेंट किया, उनके हाथ थोड़े से कांप रहे थे और एक विजुअल पूरे देश ने देखा। वहाँ चर्चा चल रही है वी.के. पांडियन जी की, तो वो मंच पे बात कर रहे थे नवीन पटनायक जी। अब ये भी तुरंत उठा लिया। वहाँ पहले हेमंत शर्मा जी ने बोला, विश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, पूर्व कांग्रेसी, आयातित भारतीय जनता पार्टी में है, उन्होंने उस पर प्रहार किया। फिर अमित शाह जी ने उसको पिकअप किया, फिर प्रधानमंत्री जी ने उसको पिकअप किया। पूरे दिन उन्होंने उसको, और वो मुद्दा बन गया। अब टीस या खीज या दर्द जो है वो ये है कि पूरी ताकत के बावजूद उखड़ नहीं रहा आपसे वहाँ भारतीय जनता पार्टी से, वहाँ जहाँ आप पहले बीजू जनता दल के पार्टनर थे। जब आपको कांग्रेस को उखाड़ना था तो आप दोनों साथ आए। मैं तो 1999 मैंने कवर किया, 2000 में कवर किया, बाद में भी उड़ीसा मेरा जाना रहा। पहला इंटरव्यू मैंने नवीन पटनायक का, जब वो पहली बार बने थे, मैंने किया। तो मुझे उड़ीसा की राजनीति की थोड़ी सी मैं ट्रैक करता हूँ, क्योंकि उस समय से कवर करता रहा हूँ और मैंने पूरा देखा है कि जब नवीन पटनायक वहाँ पहुँचे थे 1999 में, उसके बाद
उनके बीजू जनता दल में जो विद्रोह हुए, नलिन कांत मोहंती एक बड़े प्रमुख नेता थे, वो अलग हुए। बिजोय महापात्रा बड़े प्रभावशाली नेता माने जाते थे, वो अलग हुए। बाद में लोगों को याद हो तो इस जो पांडियन आज हैं, इसी तरह के एक दूसरे ब्यूरोक्रेट थे जो बीजू पटनायक के प्राइवेट सेक्रेटरी होते थे, प्यारी मोहन महापात्रा, प्यारी बाबू बोलते थे मोहन। वो बहुत प्रभावशाली हो गए थे क्योंकि नवीन पटनायक जी क्या बड़े शांत किस्म के व्यक्ति हैं, और वो उड़िया उन्हें नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने जितनी भी उन्होंने सीखी, वो पंजाबी अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी बोलते हैं। जो जानते हैं कि बीजू पटनायक जी की जो पत्नी थी वो पंजाबी समुदाय से थी, पंजाब से थी, उनके ये संतान है। और वो शादी की नहीं है नवीन पटनायक जी ने, और बहुत पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, राइटर हैं, पोइट्री पसंद है, आर्टिस्टिक टेम्परामेंट के आदमी हैं। लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि अब वो 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी जैसी भी शैली है, अगर वो उड़ीसा के लोगों का यकीन हासिल कर पाए लगातार बिना कंट्रोवर्सी के, कहीं आप उनकी कोई उस तरह की जैसी आज प्रचलन में है कि आक्रामक ये वो सब नहीं है नवीन पटनायक का, बिना ये सब ताम झाम के बहुत सलीके से हवाई चप्पल पहन लेते हैं वो, और निजी उसमें किताबें आपको मिलेंगी। तो उस तरह के आदमी हैं और इंटेलेक्चुअल बेंट ऑफ माइंड के हैं। लेकिन अब वो एडमिनिस्ट्रेशन जैसे भी चला रहे हैं, अगर उड़ीसा के लोगों का यकीन उसमें है, उड़ीसा को उन्होंने आगे तो लाया है ना। आप देखिए 20 साल पहले का उड़ीसा, 1999 का, वहाँ से तो मैं प्रामाणिकता से बोल सकता हूँ। आज का देखिए 2024 का, भुवनेश्वर को देखिए, बाकी जगहों को देखिए, कोई मेजर वहाँ आपको वो नहीं मिलेगा, स्कैम नहीं मिलेगा, और ऑस्टेरिटी वाले आदमी हैं। तो उसके बावजूद अगर वो अपने फ्लॉक को, अपने समूह को, अपने जनता को साथ जोड़े रखे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने शीर्षासन कर लिया। जोएल हराम है वहाँ पे, धर्मेंद्र प्रधान है वहाँ पे, विश्वभूषण हरिचंदन जो अभी गवर्नर रहे, बड़े दिग्गज लोग वहाँ से निकले। धर्मेंद्र प्रधान के फादर देवेंद्र प्रधान होते थे, मनमोहन सामल, तो नहीं कर पाए। पूरी कोशिश कर ली टॉपल डाउन की, पार्टी में फूट डालने की, सब करने की, प्रसन्नाचार्य है, वो बहुत नाम बताए जा सकते हैं, लेकिन आज तक। और वो उड़ीसा जो एक जमाने में जेबी पटनायक, केपी सिंहदेव, गिरधर गोमांगो, एक वोट से गिरधर गोमांगो के अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी 26 अप्रैल 1999 को। तो भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये है कि नवीन पटनायक केजरीवाल की तरह उनका दूसरा एक बड़ा दर्द का वो है जिसको वो उखाड़ नहीं पाए। पिछली बार तो घोषित कर दिया था अमित शाह जी ने, धर्मेंद्र प्रधान तो उनके चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग थे, लेकिन हो नहीं पाया। तो अब इस बार भी ये बड़ी टीस है उनकी कि लगातार, और रिकॉर्ड तो उन्होंने बना ही दिया है। उनका रिकॉर्ड तो बंगाल वाले मुख्यमंत्री से भी आगे पहुंच गया है। तो ये दिक्कत है। इसलिए जब वो बिलो द बेल्ट वाली बात करते हैं, हेल्थ को लेकर के, बताइए आप ये कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो नवीन पटनायक की हेल्थ को लेकर के, मुख्यमंत्री की हेल्थ, क्या जानबूझकर उसमें कोई षड्यंत्र किया गया? अब ये सब ये जो चाइनीज विस्पर होती है, जो राजनीति के गॉसिप्स होते हैं, उसकी बात है। क्या प्रधानमंत्री को इस पर कमेंट करना चाहिए? अनलेस के वो आप प्रज्वल रमन्ना पे नहीं बोलेंगे कुछ भी, जहां 3000 वीडियो आ गई हैं। आप अपने जज जो आपके उम्मीदवार बने और उन्होंने कितनी घटिया बात ममता बनर्जी के बारे में बोली, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आप दूसरी मणिपुर की घटना, उस पर आपकी कोई इतनी सी भी प्रतिक्रिया नहीं आएगी। लेकिन आप मतलब मुख्यमंत्री का अगर हाथ कांप रहा है या उनकी तबीयत को लेकर है तो उस पर आप बोलेंगे। अरे भाई, आप एडमिनिस्ट्रेशन में बोलिए, आप वहाँ की किसी डेवलपमेंट के इंडिकेटर पे बात कीजिए, आप वहाँ लॉ एंड ऑर्डर पे बात कीजिए, आप वहाँ पर कैपिटा इनकम पे बात कीजिए, दूसरे गवर्नेंस के किसी मुद्दे पे बात कीजिए कि क्या गवर्नेंस कोलैप्स हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी सिचुएशन हो, उस पर प्रधानमंत्री जी कोई बोले, स्टेट और सेंटर के रिलेशनशिप पे कुछ बात बोलें तो समझ में आता है। आप उस पर क्रिटिसाइज करें कि सेंटर ने इतनी सहायता दी, वो नहीं हो पाई, वहाँ शिक्षा का स्तर नीचे है, रोजगार का स्तर नीचे है, या और दूसरा कोई ऐसा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो, तो वो समझ में आता है। लेकिन उस पर आप नहीं बोलेंगे। आप बात कर रहे हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे कि क्या उनके स्वास्थ्य में मतलब तमिल बाबू, यानी कि वो वीके पांडियन की बात हो रही थी। तो पूरी की पूरी जो सोच है ना, वो बड़ी बहुत ही यूज करना पड़ेगा शब्द, वो थोड़ी कारपोरेटर टाइप की है, निगम पार्षद जैसे होते हैं ना, बिल्कुल निचले स्तर की सोच होती है कि ये दे दिया, ये ले लिया जी, अपन ने ऐसा कर दिया जी, अपन ने वैसा कर दिया, और वो परिलक्षित हो रही है। टेम्पो जो मतलब इन्हीं से तो आप अंदाजा लगाते हैं ना कि आपका बौद्धिक स्तर कितना है, आपकी समझ कितनी है, आपकी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई और शिक्षा ज्ञान दोनों में अलग है। ज्ञान तो
बिना पढ़े लोगों के पास भी होता है, बहुत सारे अनपढ़ लोगों के पास भी ज्ञान होता है, और बहुत सारे शिक्षित लोग भी आप जानते हैं। तो अब ये सारी बातें, इस बार ये अच्छा हुआ है, कम से कम मैं तो इसे अच्छा ही मानता हूँ कि जो इन्होंने धड़ल्ले से, शतक तो शायद नहीं लगा पाए प्रधानमंत्री जी, साक्षात्कार का ये मौन व्रत वाला चक्कर आ गया, नहीं तो हो जाता शायद उनका, फिर भी हो सकता है हो भी गए हो, मैंने कोई काउंट तो किया नहीं है इंटरव्यू का। लेकिन उससे एक बड़ी बात ये हुई है कि जो नरेंद्र मोदी को जो लोग वास्तव में समझना चाहते थे, या जनता, अभी तक एक उनका ना बाहर से बनाया हुआ फजार्ट था, एक बड़ा सा पोस्टर था, बड़ी सी 75 mm की फिल्म थी, ऑस्कर में जाने वाली डायरेक्ट। अब लोग बोलने लग गए कि भाई इनको तो ऑस्कर भेजो, ये तो मतलब हर राज्य में जाते हैं तो वहां की बताते हैं कि मेरा ये रिश्ता था। तो ये जो बनाई हुई कृत्रिम, जिसे अंग्रेजी में प्लेइंग फॉर द गैलरीज कहते हैं, कि आप लोगों को वो बातें कहना चाहते हो जिससे वो प्रभावित हो जाएं, तो वो एक सीमा तक ठीक है। जब वो सीमा बिल्कुल बाहर चली जाए तो फिर वो फटीग, जिसका उल्लेख बहुत करते हैं, ओवर एक्सपोजर, वो हो गया है। और शायद अगर वाकई जनता को वैसा लगता है जैसा हम लोगों को लग रहा है या मुझे लग रहा है, तो 4 जून को स्पष्ट होना चाहिए। अगर 4 जून को वैसा नहीं है तो फिर हमें सबको ये स्वीकार करना होगा कि भाई यही बिक रहा है, यही चल रहा है और यही चलेगा। तो ये जो चर्चा हमने की वो इस वजह से की क्योंकि ये अब पूरी इलेक्शनरिंग में जो बातें उठी विभाजनकारी की, क्या हम एक राष्ट्र के तौर पे, एक समाज के तौर पे, वो भारत जिसकी बात मोदी जी करते हैं, विकसित भारत जिसके लिए वो पहुंचे हैं विवेकानंद, क्योंकि उन्होंने चुना उसी के लिए। विवेकानंद जो रॉक है जिसका चयन किया गया है, उससे रिश्ता जुड़ता है विकसित भारत की उस सोच का, जहाँ स्वामी विवेकानंद जी, जिन्हें एक बहुत बड़े समाज का हिस्सा मानता है कि वो एक महापुरुष थे, और वो वहाँ गए थे विवेकानंद जी, और उन्होंने उस जगह पर बैठकर ध्यान किया था, उससे, और भारत की विकसित भारत की बात करने का लिए किया था, उससे ये जुड़ता है, वो विजन है। तो केवल ये उसका स्वांग है, उसको री इनेक्ट करने की कोशिश भर है, जिसमें अर्थ छुपे हैं, उसके जरिए कनेक्ट करने की और कम्युनिकेट करने की कोशिश है, या उसके जरिए एक चालाक चतुर प्रयास है कि भाई सारे मीडिया चैनल तुम आ ही जाएंगे, ऐसे भी आ जाएंगे क्योंकि कंट्रोल्ड है, हर चीज़ तो पूरी तरह से कैलिब्रेटेड है, एक एक चीज़ कैलिब्रेटेड है, एक एक ट्वीट कैलिब्रेटेड है। तो ये उस तरह का है कि इसको सरकमवेंट करके लोगों के दिमाग में आखिरी जो एक तारीख का मतदान है उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाए, उस इन्फ्लुएंस को, उस कैंपेनिंग को, अगर ये वैसा है तो ये 4 तारीख को पता चलेगा कि लोगों ने क्या फैसला दिया है। तो 4 तारीख का इंतज़ार करते हैं, और आप इस पूरी बहस में, इस पूरी बात में आपकी क्या राय है, आप कैसा सोचते हैं, बताइए हमें अपने कमेंट से, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे प्रयास यदि आपको ठीक लगता हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें। नमस्कार।